हाय बेटा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नर्सिंग फाउंडेशन है ना। नर्सिंग फाउंडेशन के हम लोग अब तक कई क्लासेस ले चुके हैं। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर भी हम लोगों का टॉपिक चल रहा था आपका जो है पोजीशन है ना। पोजीशन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था ऑलमोस्ट। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमिनेशन है ना। एलिमिनेशन जो एलिमिनेशन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। एलिमिनेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली एलिमिनेशन कितने तरीके का होता है। आपका यूरिनरी और बाउल एलिमिनेशन देखेंगे ना। ये दोनों तरीके का एलिमिनेशन देखने के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने निकल करके आती है कि भैया जो फॉलिस कैथेटराइजेशन है ना, यानी कि हम लोग यूरिनरी कैथेटराइजेशन जिसको आमतौर पे फॉलिस कैथेटराइजेशन बोला जाता है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर आता है आपका यूरिनरी सैम्पलिंग। ठीक है, ओबीसी का एक टॉपिक है लेकिन उसका हम अलग से सैम्पलिंग टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एनिमा में इसके रिलेटेड जो बाउल एलिमिनेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है वो पहले से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अमूमन हमारा 3 से 4 क्लासेस के अंदर बेटा ये एलिमिनेशन जो है आपका वो कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिमिलरली वही अपना एक क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे और ये वाला टॉपिक जो है वो आपका ख़त्म कर देंगे ना। मेरा ये टारगेट है कि हम दिवाली से पहले जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी नर्सिंग फाउंडेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बेटा एलिमिनेशन है ना। चलो ये देखो कि एलिमिनेशन क्या होता है। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप एक तरीके से एक मशीन है ना, एक बायोमैकेनिक्स आपके अंदर काम करता है। आपके अंदर फ्यूल, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए आप लोग कुछ भी चीज़ जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में जो वेस्ट आपके अंदर बचेगा उस वेस्ट को बेटा डिस्कार्ड करना है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, ये मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो शेष रह गया है, ठीक है, जो आपके मेटाबॉलिज्म के बाद में जो फूड बचा है वो फूड हो सकता है। ठीक है, अब मेनली कितने तरीके से इसको बाहर निकाला जा सकता है? तो दो तरीके से, जो मेजर दो दो आपके रीजन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो क्या करते हैं इसके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन सा? पहला यूरिनरी सिस्टम और दूसरा आपका जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है ना। यूरिनरी और जीआईटी दो मेजर सिस्टम है जो क्या है, इन्वॉल्व हैं किसमें, आपके एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यूरिनरी एलिमिनेशन की, एक बार मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन। यूरिनरी एलिमिनेशन क्या होता है? बेसिकली जो आपकी किडनीज है वो आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर करेंगी। किडनी ब्लड को फिल्टर करेंगी और उसके बाद में यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना। ये यूरिन आपके ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है और जब ब्लेडर फुल हो जाता है तब आप इस ब्लेडर को खाली करते हैं। मिचुरेशन होता है ना। जो नॉर्मल प्रोसेस है यूरिन वॉइडिंग का उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिचुरेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका यूरिनरी एलिमिनेशन हो गया। बाउल एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है? आपने फूड इंजेस्ट किया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में फीसिस के फॉर्म में जो एक्सक्रीटेट है, जो बचा हुआ पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है? आपका बाउल एलिमिनेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एलिमिनेशन क्या है। वन बाय वन इनके बारे में धीरे धीरे आप लोग लिखते चलो, जिससे हमारा ये बर्डन भी कम हो जाएगा। ठीक है, देखो एलिमिनेशन रेफर्स टू ए बॉडीली प्रोसेस of removing
removing of waste products primarily through the kidneys और आप लिख लो यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी सिस्टम और थ्रू जीआईटी। ठीक है, आपका एलिमिनेशन क्या हो गया, ये एक बॉडीली प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किए जाते हैं किसके थ्रू, या तो आपका यूरिनरी सिस्टम हो गया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, इसके थ्रू निकाले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, कितने तरीके का एलिमिनेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा एलिमिनेशन आपका दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला है यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है, यूरिनरी एलिमिनेशन क्या होता है, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का यूरिन के थ्रू निकलना, ये आपका क्या कहलाएगा, यूरिनरी एलिमिनेशन कहलाएगा। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलना क्या कहलाएगा, यूरिनरी एलिमिनेशन कहलाएगा। ऑर्गन्स कौन कौन से इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं बेटा, तो ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहला किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरिथ्रा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, नर्स का रोल क्या है, तो यूरिनरी एलिमिनेशन के अंदर जो नर्स है उसका रोल ये होगा बेटा, आपको देखना पड़ेगा यूरिन की फ्रीक्वेंसी, उसका अमाउंट, उसका कलर, उसका ऑर्डर यानी कि उसकी स्मेल। ठीक है, और कोई अदर एबनॉर्मलिटीज की प्रेजेंस, इसके लिए हमको क्या करना है बेटा, मॉनिटर करना है। तो नर्स के लिए ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली यूरिन के अंदर या फिर एलिमिनेशन जो पैटर्न है यूरिन का उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, नर्स असेस और मॉनिटर यूरिनरी मॉनिटर यूरिनरी एलिमिनेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, कलर, ऑर्डर। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी। ठीक है बेटा, ये एक नर्स का रोल हो गया है ना, इसके अंदर यूरिनरी एलिमिनेशन के अंदर है ना, हम लोग सबसे पहले यूरिनरी एलिमिनेशन ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक लिख लो बाउल एलिमिनेशन के बारे में भी, बाउल एलिमिनेशन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।
हैंड राइटिंग बेटा थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। सबसे पहली चीज़ तो कि हम लोग कॉपी में ही बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं, ऊपर से अब हमको आईपैड पे लिखना पड़ रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल ही हमारा हाथ थोड़ा तंग है। ठीक है। बाउल एलिमिनेशन क्या होता है? बाउल एलिमिनेशन के अंदर बेटा फीसिस एक्सपेल होंगे आपकी बॉडी से ना, आपकी बॉडी के अंदर फीसिस का फॉर्मेशन होगा, स्टूल का फॉर्मेशन होगा, जो कि इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है। रेक्टम और एनस के थ्रू आपका फीसिस का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? आपका बाउल एलिमिनेशन के अंदर आता है। इसके अंदर नर्स क्या असिस्ट करेगी? जो आपका पैटर्न है, फ्रीक्वेंसी है, कंसिस्टेंसी है, कलर है स्टूल का ना, तो इन सारी चीज़ों को बेटा मॉनिटर करती है। किसके लिए? आपकी डाइजेस्टिव और इंटेस्टाइनल हेल्थ को असेस करने के लिए, है ना। पैटर्न, कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ स्टूल। टू मॉनिटर और असेस इंटेस्टाइनल और डाइजेस्टिव हेल्थ। ठीक है। ये हो गया आपका बाउल एलिमिनेशन, है ना। हम लोगों ने दोनों जो मेजर एलिमिनेशन थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो आता है हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन ना। यूरिनरी एलिमिनेशन क्या होता है? तो यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में आपने एक बार लिख लिया था। अगेन मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हमारी डेडिकेटेड क्लास है वो किसके लिए है? यूरिनरी एलिमिनेशन के लिए ना। ठीक है। यूरिनरी एलिमिनेशन है। अब ये समझो कि यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में आपने पढ़ लिया कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी एक्सपेल यूरिन थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेंटेनिंग द बॉडीज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना। क्या है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी क्या है, यूरिन को बाहर निकालती है। और किस लिए इम्पोर्टेंट है? बॉडी का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने के लिए बॉडी के अंदर क्या है, जरूरी है ना। अब देखो, एक बार चाहो तो इसके बारे में फिर से नोट डाउन कर सकते हो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस by which the body expels urine through the urinary system।
This process is vital for ठीक है। ह्यूमन बॉडी का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है आपका? आपका यूरिनरी एलिमिनेशन जरूरी है ना। अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन की, तो फिजियोलॉजी कैसे होती है? बेसिकली सबसे पहले आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो किडनी के अंदर होता है, जो कि आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है, और जो वेस्ट और एक्सेस सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करती है, ब्लड से सेपरेट करती है। ठीक है। जो फिल्टर्ड वेस्ट है उसको यूरिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और वो कन्वर्ट बाद में यूरेटर्स के थ्रू आपकी किडनी से किसके अंदर चला जाता है, ब्लेडर के अंदर चला जाता है। ब्लेडर के अंदर होता है स्टोरेज, है ना। ब्लेडर जब तक फुल नहीं होगा तब तक उसके अंदर स्टोरेज रहता है। उसके बाद में क्या होता है, जो नर्व सेंसेशंस जाती हैं किसके लिए, ब्रेन के लिए। नर्व ब्रेन को अलर्ट करती हैं कि भैया ब्लेडर फुल हो गया है, आपको ब्लेडर को खाली करने की ज़रूरत है। उसके बाद में क्या होता है, आप जाते हो एक नंबर के लिए। ठीक है। जब आप जाते हो तो उसके बाद में जो ब्लेडर मसल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद में जो आपके यूरिथ्रल इंस्फिक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और आपका यूरिन जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसी को आपका मेचुरेशन और यूरिनेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि भैया एक दिन के अंदर नॉर्मली एक आदमी अडल्ट जो मेल है वो नॉर्मल फ्लूइड इनटेक के साथ में कितना यूरिनेट करता है, तो 1200 से 1500 ml पर डे या फिर 60 ml पर आवर के रेट पर क्या करता है, आपका यूरिन, जो एक नॉर्मल पर्सन है वो आपका यूरिनेट करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फैक्टर अफेक्टिंग द यूरिनरी एलिमिनेशन, यानी कि यूरिनरी एलिमिनेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो यूरिनरी एलिमिनेशन को फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया। एज कैसे कि ओल्ड एज है आपकी, है ना, बच्चे ज़्यादा वॉशरूम टॉयलेट जाते हैं, प्रीमेच्योर किडनीज होती है ना। उसके बाद में जेंडर, जैसे कि अगर किसी मेल में प्रोस्टेट देखने के लिए मिलता है ना, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है, उससे भी आपका यूरिनरी पैटर्न जो है वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी है, आपका मोबिलिटी है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है, और कुछ कंडीशंस है जैसे आपको यूटीआई है, डायबिटिक इंसिपिडस है, डायबिटिक मेलाइटस है, अदर किडनी डिजीजेज हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं बेटा, आपका जो यूरिनरी एलिमिनेशन है उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है। कैसे अफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फैक्टर जैसे कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स है ना, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स मान लीजिए, जैसे अब तो चलन है ओवर हाइड्रेशन का ना, लोग अलार्म भरते हैं या फिर वो बड़े बड़े स्टेनले कप्स रखते हैं उसके लिए। तो ठीक है, आप इसके अलावा कौन से फ्लूइड्स ले रहे हैं ना, फ्लूइड्स जैसे कि आपका कैफीन इनटेक कितना है ना, आप अल्कोहल कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं ना, और सबसे बड़ी चीज़ टॉयलेटिंग हैबिट्स कैसी हैं आपके, दिन में कितनी बार वॉशरूम जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों का भी, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स का भी इस पर फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया है ना, एक प्राइवेसी नीड्स हो गई, एक कंडीशन होती है यूरिनरी हेजिटेंसी, है ना, उसके अंदर क्या है, बेसिकली सोशल एंजाइटी की वजह से पेशेंट यूरिनेशन को इनिशिएट नहीं कर पाता है। कुछ कल्चरल फैक्टर्स हो गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या है, आपका यूरिनरी एलिमिनेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग वन बाय वन इनकी जो कंडीशंस है ना, नॉर्मल एबनॉर्मल जितनी भी कंडीशंस हैं उनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। मैं अभी आपको दो चार लाइनें इसके बारे में लिख लो। कुछ लोग नोट्स बनाने के लिए भी बैठे हैं, समझो मेरी बात को, है ना। आप लोग बड़े पैसे खर्च कर दोगे लेकिन फिर भी जीवन में उद्धार नहीं होगा। उद्धार आपका तभी होगा जब आप बाकायदा अपने नोट्स खुद बनाएं और नोट्स बनाने के बाद में उनको पढ़ें।
ठीक है? पढ़ते वक़्त अगर आप लिखोगे, ये सबका अलग-अलग प्रेफ़रेंस होता है, मेरा प्रेफ़रेंस ये है कि मुझे पढ़ने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिना लिखे मेरी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये चीज़ें सब लोगों के लिए अलग-अलग हैं। मैं ये आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग भी एक बार नोट्स ज़रूर से बना लें, उससे पढ़ने में आसानी रहती है बेटा, ठीक है? यूरिनरी एलिमिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, यूरिनरी एलिमिनेशन के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनेशन। एक बार रूटीन टूट जाता है, उसके बाद पढ़ाने में बड़ा थोड़ा-सा वो होता है, तबीयत खराब थी इतने दिनों से, 7-8 दिन से कोई क्लास नहीं ली है, तो अब पढ़ाने में ऐसा लग रहा है तो पता नहीं क्या ही पहाड़ टूट गया है। ठीक है, वैसे पढ़ाते हुए मुझे 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है? चलिए लिखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है ना? Filter blood and separate. ये साइलेंस बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना बीच में जब मैं लिख रहा होता हूँ, ठीक है? उस टाइम आप भी सेम टाइम पे लिख लिया करो, ठीक है? Nerve sends signal to the brain. Brain relax. External urethral sphincter and
एक्सपेल द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिनेशन, also known as maturation। ठीक है, दोनों एक ही टर्म है बेटा। यूरिन पास करने का प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? मेचुरेशन कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट, ट्वेल्व हंड्रेड टू 1500 ml। ठीक है, अदर वर्ड्स में लिखूं तो और 60 ml/h, ये आपका नॉर्मल यूरिन आउटपुट हो गया। ठीक है, अब तक हमने देखा कि भैया हमने क्या लिखा है, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन क्या होता है? इट अकर इन किडनी विच फिल्टर ब्लड एंड सेपरेट वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस एंड फॉर्म यूरिन। ठीक है, किडनी क्या करती है? आपका ब्लड है उसको फिल्टर करती है, उसके साथ साथ वेस्ट निकालेगी, वेस्ट के साथ और क्या निकालेगी? एक्सेस सब्सटेंसेस, जिनकी जरूरत अब आपकी बॉडी को नहीं है, उनको भी बाहर निकालेगी। ठीक है, स्टोरेज और सिक्रेशन की बात, एक्सक्रीशन की बात करूं तो स्टोरेज कैसे होगा? जो आपका यूरिन बनेगा वो यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लेडर में आएगा। ब्लेडर जब फुल हो जाएगा तो एक न्यूरो सिग्नल ब्रेन को भेजा जाएगा, और जो आपका ब्रेन है वो क्या करेगा? आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा और यूरिन को एक्सपेल करेगा थ्रू द यूरिथ्रा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका मेचुरेशन कहलाएगा। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बताई, फैक्टर अफेक्टिंग द यूरिनरी एलिमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख लो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स आपके यूरिनरी एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं? देखो, एक थे हमारे फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे थे हमारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, और तीसरे थे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर था हमारा एज, जेंडर, प्रेगनेंसी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, और मेडिकल कंडीशंस। अगर मैं बात करूं लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की, तो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कौन कौन से हैं। फ्लूइड इनटेक, और आपका कैफीन और अल्कोहल इनटेक,
ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस है, प्राइवेसी नीड्स हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए। स्ट्रेस और प्राइवेसी नीड्स। ये हो गया मोटा मोटा आपका क्या है यूरिनरी एलिमिनेशन के अंदर, है ना। अब जिस चीज के लिए हमने टॉपिक शुरू किया था वो इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है। यूरिनरी एलिमिनेशन की कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है? पेन, बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, है ना। अगर आपको यूरिन पास करते टाइम पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, या फिर बर्निंग और स्टिंगिंग, चुभन हो, जलन हो, या फिर दर्द हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिसयूरिया कहते हैं। किसी भी एज के पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन वुमेन्स के अंदर, ठीक है, महिलाओं में ये सामान्यतः देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? बेसिकली ये क्लासिकल फीचर है बेटा यूटीआई का। किसी पर्सन को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर हमको ये मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है डिसयूरिया, है ना। और फीमेल्स में जो यूरिथ्रा है उसकी लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है रेदर देन मेल्स, है ना। जो फीमेल्स हैं वो प्रोन होती हैं यूटीआई के लिए, इसलिए जो फीमेल्स हैं उसके अंदर डिसयूरिया मोर कॉमनली देखा जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया कॉजेज ऑफ डिसयूरिया क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना। अब ये चीज समझो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। एनीवेयर इन यूरिनरी सिस्टम अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, ब्लेडर के अंदर, वो पूरा के पूरा किसके अंदर आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा आपका यूटीआई के अंदर। ठीक है। पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, मोस्ट कॉमनली देखा जाता है फीमेल्स के अंदर। क्यों? यूरिथ्रा का जो लेंथ है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसयूरिया, वो आता है एस टी एस। एस टी एस क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। जैसे क्लेमाइडा, गोनोरिया और हर्पीज वगैरह होते हैं। इन कंडीशंस के अंदर भी आपको डिसयूरिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और डिसयूरिया कब होता है? यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? यूरिथ्राइटिस होता है इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा। तो इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ब्लेडर और किडनी स्टोन, है ना। अगर कैलकुलस है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको पेन देखने के लिए मिल सकता है। कुछ केमिकल्स के यूज की वजह से क्या हो सकता है? डिसयूरिया हो सकता है। केमिकल्स कैसे? जैसे कि सोप हो गए, है ना। और कुछ हाइजीनिक सॉल्यूशंस भी आते हैं ना फीमेल्स के लिए, कई तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। कंपनियां क्लेम करती हैं कि पीएच न्यूट्रल है या फिर किस तरीके से, लेकिन उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। कुछ स्पर्मिसाइड्स होते हैं ना, स्पर्मिसाइड्स का यूज यूजुअली जो फोम है या फिर कॉन्डोम्स हैं उसके साथ में किया जाता है। उनके अंदर भी हमको ये डिसयूरिया देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अदर मेडिकल कंडीशंस हो गई जैसे कि वेजाइनल इन्फेक्शंस हो गए या फिर आपका एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज हो गई, उन कंडीशंस के अंदर भी आपको डिसयूरिया मिल सकता है। अब बात करता हूँ डिसयूरिया के साथ साथ सिम्टम कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं ना। देखो, इसके साथ में फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली आप कितनी बार यूरिन जा रहे हैं, है ना, रिगार्डलेस द अमाउंट ऑफ यूरिन, है ना। आप कितने अमाउंट में यूरिनेट किया उससे प्रॉब्लम नहीं है, बार बार जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो गई है फ्रीक्वेंसी।
वो बढ़ सकती है किसके साथ में, डिसयूरिया के साथ में। और क्या देखने के लिए मिल सकता है बेटा, आपका क्लाउडी, है ना, जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो सकता है ना, ब्लडी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है ना। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विक रीजन में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। अगर यूटीआई बढ़ गया है तो फीवर विद चिल्स मिल सकता है आपको, है ना। और मेंस के अंदर आपको पीनियल डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि आपका साहब वेजाइनल इरिटेशन और डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, है ना। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ सिर्फ रोल ऑफ नर्स की वजह से कि आपका इसके अंदर क्या रोल है। सबसे पहली चीज़ तो क्या करना है आपको, असिस्ट करना है पेशेंट को ऑनसेट के लिए, सीवियरिटी के लिए, किस तरीके का पेन है उसके लिए, कुछ अलग जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद यूरिन को मॉनिटर करना है। यूरिन को मॉनिटर किसके लिए करना है, अगेन कलर के लिए, क्लैरिटी के लिए, ऑर्डर के लिए, है ना, आपका मेडिकल और मेडिकेशन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। पेन रिलीफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो, ठीक है। और जो यूरिनरी एल्कलाइजर्स हैं उनको देना शुरू करेंगे, ठीक है। यूरिनरी एल्कलाइजर्स प्रेफर किए जाते हैं बेसिकली एसिडिक पीएच की वजह से आपका डिसयूरिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया हम और क्या कर सकते हैं एक नर्स, और एक्चुअली में आप एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देखो बेटा, ये राम कहानी डिसयूरिया की हुई है, क्विकली एक बार छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी हो जाएंगे और आपको याद भी रहेगा। डिसयूरिया क्या है, पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है। मोर कॉमन इन फीमेल्स ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ यूटीआई। ठीक है, यूटीआई के हाई रिस्क की वजह से क्या होता है, फीमेल्स के अंदर कॉमनली देखने के लिए मिलता है ना। नेक्स्ट अगर देखो कॉज, सबसे पहला यूटीआई, दूसरे नंबर पे STIs, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस, यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा, ब्लेडर ऑफ किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो सकती है,
आपका केमिकल इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से आपका डिसयूरिया हो सकता है। ठीक है, अदर सिम्टम्स इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, पेन इन लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन, फीवर विद चिल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नर्सेज रूल, नर्सेज रूल क्या है? असेसमेंट, असेसमेंट किसका? ऑनसेट, सीवियरिटी और कॉज का, तीन चीज़ों का असेसमेंट करना है ना, सीवियरिटी एंड कॉज। दूसरे नंबर पे मॉनिटर यूरिन, यूरिन को किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे? वही कलर, क्लैरिटी, ऑर्डर और वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट। और क्या करना है? पेन रिलीफ, इसके साथ हेल्थ एजुकेशन, टीच हाइजीन हैबिट्स। ठीक है, हाइजीनिक हैबिट्स के बारे में क्या करना है, हमें क्लाइंट को बताना है। आता है हमारा पॉलीयूरिया। ठीक है बेटा, हमने डिसयूरिया पढ़ा, अब आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया होता है बेटा नॉर्मल फ्लूइड इनटेक के साथ में एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि आप रोजाना 3 लीटर पानी पी रहे थे और उसके साथ में आपका कितना यूरिन फॉर्म हो रहा था? 1200 से 1500 लीटर। लेकिन आज क्या हुआ कि आपका कितना यूरिन फॉर्म हुआ? 2500 ml। 1200 से 1500 ml, 1500 लीटर नहीं। ठीक है, 1500 लीटर जिस दिन मुद्दोगे उस दिन तो काम खिंच जाएगा। चलो, ठीक है। पॉलीयूरिया के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक्सेसिव यूरिनेशन को हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि एक तो यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होना और एक बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक पर्सन बार बार यूरिन आउटपुट के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो पर्सन है उसको यूरिन का अमाउंट बढ़ गया है। तो इस चीज़ों को, जो ये चीज़ है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि अर्जेंसी बढ़ी है या फिर आपका जो है अमाउंट बढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में लिखिए।
It is a condition marked by increased urine output typically over 2.5 liters per day with normal fluid intake। देखो, अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो यूजुअल सी बात है कि आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा पर्सन है उसने क्या है, नॉर्मल अमाउंट में पानी पिया है, उसके बावजूद 2500 ml से ज़्यादा उसको यूरिन आया, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा है, पॉलीयूरिया कहा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ और लिख लो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलीयूरिया एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक आदमी बार बार वॉशरूम जा रहा है या फिर कितने अमाउंट में वॉशरूम जा रहा है, उन दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, ठीक है। ऐसे and ठीक है, एक तो आदमी रात को 2 बार से ज़्यादा उठ करके यूरिन पास करने जा रहा है, तो इसका मतलब पॉलीयूरिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉक्सूरिया होता है बेटा। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आई है वो ये है कि आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है किसी वजह से, उसको भी हम पॉलीयूरिया के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉजेज की कि भैया पॉलीयूरिया के कॉजेज कौन कौन से हैं, किस चीज़ के अंदर आपने पढ़ा है पॉलीयूरिया, बताइए। अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पॉलीयूरिया को? पॉलीयूरिया क्लासिकल फीचर है किसका, डायबिटिक मेलाइटस का। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के अंदर क्या होता है, बेसिकली यूरिन के साथ में जब एक्सेसिव शुगर आएगा तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस का इफेक्ट पैदा करेगा, है ना। कंसंट्रेटेड यूरिन होगा तो यूरिन का जो वाटर का जो ऑस्मोसिस है वो किसकी तरफ होगा, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होगा और यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है, किसमें, डायबिटिक मेलाइटस में। दूसरा डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, हाई फ्लूइड इनटेक, मैंने आपको बताया था, हाई फ्लूइड इनटेक के साथ में पॉलीयूरिया देखने के लिए मिल सकता है, वो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि यूरिन के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि हम लोग जो एक्सेस अमाउंट में जो सब्सटेंसेज हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो एक्सेस अमाउंट में अगर आप फ्लूइड इनटेक ले लोगे तो उसको बाहर निकालना भी क्या है, यूजुअली नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी डायूरेटिक का यूज़ किया है ना, वाटर पिल्स आती हैं, फ्रूसेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, इन टेबलेट्स को अगर आपने लिया है तो उस कंडीशन में भी क्या है, आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है। ठीक है, अदर मेडिकल कंडीशंस जैसे कि कुछ किडनी डिजीजेज हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से आप रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन जैसे कि लिथियम है, कुछ जेनेटिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, पॉलीयूरिया कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और पॉलीयूरिया हमेशा क्या है बेटा, पॉलीयूरिया हमेशा पॉलीडिप्सिया के साथ में देखने के लिए मिलता है ना। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, तो जिस आदमी को बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा उस आदमी को प्यास भी बहुत ज़्यादा रिलेटिवली लगती है बेटा। ठीक है, देखो
वन बाय वन लिखो। डायबिटिक मेलाइटस क्या करता है? अनकंट्रोल्ड शुगर cause excess sugar in urine. This sugar produce osmotic diuresis effect. ऑस्मोसिस डायूरेटिक समझ में आया कि जब भी आपका यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन किसने बढ़ाया? शुगर ने बढ़ाया। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू क्या आएगा? उसके अंदर वाटर आएगा और जो यूरिन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है। एक्सेस शुगर यूरिन। दूसरे नंबर पे आता है डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है? ठीक है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो रहा है? आपका डायबिटिक इंसिपिडस हो रहा है। result in excessively diluted urine. Excessively diluted urine or polyuria. ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाई फ्लूइड इनटेक। यूज ऑफ डायूरेटिक्स और वाटर पिल्स। ठीक है। और अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक किडनी डिजीजेस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, recovery from urinary tract obstruction,
ठीक है, होगा क्या? सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से होंगे बेटा? पॉलीयूरिया के डाइल्यूटेड यूरिन होगा आपका, इसके साथ साथ इंक्रीज्ड यूरिन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यूरिन फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको यूजुअली जितने अमाउंट में यूरिन पास करना था उसके लिए 3 से 4 बार यूरिन आउटपुट के लिए जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कई बार यूरिन आउटपुट के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉलीडिप्सिया होगा। ठीक है, और क्या होगा? रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। आपको रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पॉलीयूरिया की कंडीशन के अंदर आपका जो नर्स है उसका क्या रोल होगा? तो जो यूरिया है उसके अंदर नर्स का रोल होगा बेटा। इनटेक आउटपुट हमको मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट का। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेट कर रहा है तो रिस्क है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। ठीक है, रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि थ्रस्ट है, वेट लॉस है, फटीग है, डिजीनेस है और मेंटल स्टेटस चेंजेस हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। इन सब के लिए आपको पेशेंट को असेस करना पड़ेगा। ठीक है, स्किन केयर पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा पेशेंट की। पे स्किन केयर पे कैसे कि आपका जो पेशेंट है अगर बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा तो क्या होगा, स्किन ब्रेकडाउन और क्रैक्स का रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट को टीच करना है किस लिए, जैसे मान लीजिए डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से किसी को क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, तो हमको पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि आपको अंडरलाइन कंडीशन जो है उसको मैनेज करके चलना है, जिससे क्या हो कि जो पॉलीयूरिया है वो कंट्रोल में रहे आपका। ठीक है, ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए बेटा मॉनिटर करना है। इसके अलावा assess for related symptoms like रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि पॉलीडिप्सिया, ठीक है, रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि पॉलीडिप्सिया है आपका, और वेट लॉस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है, स्किन केयर, मॉनिटर फॉर
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर पे ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया क्या था? लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। ओलिगोयूरिया क्या है हमारा? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, है ना। लो यूरिन आउटपुट, कितना लो यूरिन आउटपुट? 24 आवर्स में 400 टू 500 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए, यानी कि लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आवर। और आप कह सकते हैं लेस देन 30 ml पर आवर से कम अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे ओलिगोयूरिया। ठीक है। एबनॉर्मली लो यूरिन आउटपुट। ठीक है। इन अडल्ट्स less than 400 to 500 ml of urine in 24 hours or 0.5 ml per kg per hour और 30 ml पर आवर, इन तीनों से कम अगर किसी भी रेट से कम यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन को बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे आपका ओलिगोयूरिया। ठीक है। ओलिगोयूरिया के कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है, अक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, शॉक हो सकता है। इसके अलावा हार्ट और लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? आपका ओलिगोयूरिया कॉज कर सकती हैं। कॉजेज के अंदर सबसे पहला और मेजर कॉज तो डिहाइड्रेशन ही है ना। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है? ओलिगोयूरिया हो सकता है। अक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? आपका ओलिगोयूरिया कॉज कर सकती हैं। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स, सिंपल सा सिम्टम यही था कि यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml। और दूसरी चीज़ एसोसिएटेड क्या हो सकती है इसके साथ में? स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर यूरिन आउटपुट नहीं है तो हमको क्या है? एनएसआर का जर्नलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। और वही फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आती है हमारी नर्सिंग केयर। किसी पर्सन को अगर जो है ओलिगोयूरिया है, तो नर्स का रोल क्या होगा? देखो, ओलिगोयूरिया के अंदर नर्स का रोल क्या होगा कि सबसे पहला तो जो यूरिन आउटपुट है उसको मॉनिटर करें। ठीक है। फ्लूइड इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है। ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड के साइंस को देखना है। फ्लूइड ओवरलोड के साइंस जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, ड्राई
स्वेलिंग हो गई है ना। इसके साथ साथ आते हैं आपके डिहाइड्रेशन के साइंस को मॉनिटर करना है। डिहाइड्रेशन के साइंस जैसे कि स्किन टर्गर को देखना है, आपका ओरल म्यूकोसा ड्राई हो गई है उसको देखना है ना, आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन कॉज को और उनको एड्रेस करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना है। इसके साथ साथ अगर ओलिगोयूरिया है तो प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन के लिए पेशेंट को भेजना है। जैसे कि अगर आपके पास हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ओलिगोयूरिया हुआ है तो आपको क्या है, तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई कराना है, क्योंकि पेशेंट अक्यूट किडनी इंजरी में जा सकता है, ठीक है। नर्सिंग केयर के अंदर सबसे पहला है मॉनिटर इनटेक आउटपुट। ठीक है। उसके बाद में मॉनिटर फॉर साइंस फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द अंडरलाइन कॉज। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस, आपको कॉम्प्लिकेशंस को भी मॉनिटर करना है पेशेंट की, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा एन यूरिया। एन यूरिया क्या होता है बेटा? एन यूरिया क्या होता है? 24 आवर्स के अंदर लेस देन 100 ml यूरिन का फॉर्मेशन होना। लेस देन 100 ml यूरिन का फॉर्मेशन होना 24 आवर्स में क्या कहलाता है आपका? एन्यूरिया कहलाता है। एन्यूरिया क्यों क्यों हो सकता है? अक्यूट किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिक शॉक की वजह से हो सकता है। तो ये कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ड्रामेटिक ड्रॉप देखने के लिए मिलता है हमको यूरिन आउटपुट के अंदर, ठीक है। साथ में क्या हो सकता है, एनएसआर का देखने के लिए मिल सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने के लिए मिल सकता है, हाई ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। करना क्या होगा नर्स को? यूरिन आउटपुट मेंटेन करके रखना होगा, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, बेसिकली इनटेक आउटपुट मॉनिटर हम लोग करते हैं, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड की जो साइंस है, अरे यार, फ्लूइड ओवरलोड की जो साइंस है उसके लिए मॉनिटर करना है, कॉम्प्लिकेशंस के लिए, ठीक है, अंडरलाइन कॉज को है वो हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एक नर्स को इनके अंदर करनी होती है। बेसिकली आप ये ध्यान दे लीजिए कि अगर कुछ भी पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड हो रहा है तो हमको पेशेंट का फ्लूइड इनटेक आउटपुट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको जल्द से ख़त्म कर लो, बड़ी बोरिंग सी क्लास है, कुछ ज़्यादा इसमें बताने का है नहीं, ठीक है। एन्यूरिया, एन्यूरिया क्या होता है? ए लिटिल और नो यूरिन प्रोडक्शन। कितना? लेस देन 100 ml पर डे। ये क्या कहलाता है आपका? एन यूरिया कहलाता है, ठीक है। कॉजेज की अगर मैं बात करूं कि भैया कौन कौन से कॉज की वजह से एन यूरिया हो सकता है, तो सबसे पहला तो किडनी फेलियर,
दूसरे नंबर पे है यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। सीवियर डिहाइड्रेशन एंड लो बीपी। सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्टिक शॉक की वजह से देखने के लिए मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं, साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? ड्रामेटिक ड्रॉप इन यूरिन आउटपुट, ठीक है। दूसरा एनएसआर का, और क्या देखने के लिए मिल सकता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, हाई बीपी, ठीक है, एलिवेटेड बीयूएन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। नर्सिंग केयर क्या होगी? मॉनिटर इनटेक आउटपुट, assess for fluid volume overload, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के लिए असेस करना है। इसके अलावा असेस फॉर अदर कॉम्प्लिकेशंस, अदर कॉम्प्लिकेशंस, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द अंडरलाइन कॉज, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है बेटा कि आप यूरिन लॉस हो रहा है विदाउट आपके कंट्रोल, है ना, यानी कि आप यूरिन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद यूरिन आउटपुट हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इनकंटिनेंस, ठीक है। कुछ तरीके के इनकंटिनेंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इनकंटिनेंस, है ना, अगर आपके एब्डोमिनल कैविटी पे किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका यूरिन आउटपुट हो जाएगा। दूसरा अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज इनकंटिनेंस क्या होता है, आपको पहले बहुत तेज यूरिन लगेगा, आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ओवरफ्लो इनकंटिनेंस क्या होता है? ओवरफ्लो इनकंटिनेंस के अंदर होता है कि भाई आपका जो यूरिन है आपने बहुत देर से रोक रखा है, लेकिन
आप बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या है यूरिन आउटपुट के लिए नहीं गए हैं, उस कंडीशन में क्या है कि थोड़ा बहुत यूरिन पास हो जाएगा और उसके बाद में फिर आप क्या कर पाओगे, जैसे इनकंटिनेंस हो गया। अब इनकंटिनेंस के बाद में जो एक्सेसिव यूरिन है उसकी क्या हो जाएगी बेटा, ड्रिबलिंग हो जाएगी, वो बाहर चला जाएगा ना। फंक्शनल इनकंटिनेंस क्या होता है कि फंक्शनल इनकंटिनेंस ये है कि आप वॉशरूम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो ना। आपका जो लोकोमोटिव फंक्शन है ना, आप जो चल फिर पाते हो वो उसका लिमिट हो गई है, आप नहीं जा पाए और उसके बाद में यूरिन आउटपुट आ गया। ठीक है। मिक्स्ड इनकंटिनेंस क्या होता है कि कोई भी इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो आपको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। लिख लो इसके बारे में सबसे पहले। इट इज द इनवॉलेंट्री और अनकंट्रोल्ड हाइजीनिक प्रॉब्लम। सोशल और हाइजीनिक प्रॉब्लम कैसे कि भैया आप सोशल एंजाइटी तो होगी अगर आपका, अरे आप पैंट में सुसु कर दे रहे हो तो सोशल एंजाइटी देखने के लिए मिलेगी ना। तो अगर आपको सोशल ऑकवर्डनेस पैदा हो रही है उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। ठीक है। टाइप्स देखो इसके। सबसे पहला टाइप आता है आपका स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस इनकंटिनेंस क्या होता है, लीकेज ऑफ यूरिन with activities leakage of urine with activities like coughing, sneezing, laughing or lifting। laughing, आप कुछ उठा रहे हैं, खस रहे हंस रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, इस कंडीशन में क्या है, आपका यूरिन का निकल जाना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज इनकंटिनेंस क्या कहता है कि भैया आपको अचानक से तेज टॉयलेट आया और उसके बाद में निकल गया। ठीक है। सडन स्ट्रॉन्ग अर्ज, strong urge to urinate followed by urinate followed by
इनवॉलेंट्री यूरिन लॉस। commonly result due to overactive bladder। ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लेडर की वजह से क्या हो सकता है, अर्ज इनकंटीनेंस हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरफ्लो इनकंटीनेंस। ओवरफ्लो इनकंटीनेंस क्या होता है, ब्लेडर, जो आपका ब्लेडर है वो क्या है, ओवरफुल हो जाएगा। ओवरफुल लीड टू कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होने लगेगी किसकी वजह से, ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, है ना। मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू बीपीएच। बीपीएच क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बीपीएच की वजह से क्या हुआ, आपका ओवरफ्लो हो गया यूरिन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल इनकंटिनेंस। फंक्शनल इनकंटिनेंस, फंक्शनल इनकंटिनेंस क्या होगा बेटा, urinary tract is normal, but physical और cognitive impairment, impairment prevent reaching to toilet on time। ठीक है, टॉयलेट टाइम से आप नहीं जा पाए, फिजिकल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से, जैसे डिमेंशिया हो गया आपका, है ना, कई चीज़ें होती हैं, अर्थराइटिस हो गया, किसी पर्सन को स्ट्रोक आ गया, तब भी वो क्या है, टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकंटिनेंस। मिक्स्ड इनकंटिनेंस के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो सकती है। मिक्स्ड इनकंटिनेंस के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू।
दो या दो से अधिक टाइप के इनकंटिनेंस का कॉम्बिनेशन क्या लीड करता है? आपका मिक्स्ड इनकंटिनेंस को लीड करता है। हो गया? क्या क्या कॉजेज थे वो मैंने आपको बता दिए थे, है ना? प्रोस्टेट हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो गई, एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया आपका, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ हो गई, है ना? तो ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं आपका? इनकंटिनेंस कर सकती हैं। अब रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं। नर्स क्या करेगी? नर्स सबसे पहले तो हिस्ट्री लेगी, है ना? नर्सिंग केयर में एक बार की कोल्ड आपका 15 दिन इजीली खराब कर सकती है। इस तरीके से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। ठीक है। नर्स क्या करेगी? अच्छा, आप मेरी वीडियो से पहले से कंपेयर करोगे तो कम एनर्जी ऐसा लगे, पता नहीं क्या ही हो गया। मेन रीजन इसका यही है भाई, पिछले 10 दिन से ऐसा कोल्ड ने जकड़ रखा है कि बस पूछो मत। नर्सिंग केयर है। नर्सिंग के अंदर केयर के अंदर नर्स क्या करेगी आपका? हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले आपने हिस्ट्री ली कि कब हुआ, क्यों हुआ, है ना? उसके बाद में केयर कौन सी देगी? ब्लेडर ट्रेनिंग। ठीक है। कीगल एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज एडवाइस करेगी, है ना? इसके साथ साथ मॉनिटर इनटेक आउट। आपका इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेगी। और लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस कैसे? कि भाई अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो या फिर इस तरीके की चीज़ें ले रहे हो तो उसको आपको नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है बेसिकली आपका? अ, आप पूरी तरीके से ब्लैडर को खाली ना कर पाएँ या फिर थोड़ा बहुत जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर बच जाए, इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन, ठीक है? रिटेंशन अचानक से भी हो सकता है, अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक बहुत टाइम से भी हो सकता है, ठीक है? कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बीपीएच हो गया, प्रोस्टेट मेंस के अंदर, है ना? फीमेल्स के अंदर कोई ट्यूमर हो गया, कुछ नर्व प्रॉब्लम्स हो गई, है ना? कुछ मेडिकेशन जैसे कि एट्रोपिन है, एट्रोपिन एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स होते हैं ना। मोस्ट कॉमनली जो हॉस्पिटल में आप लोग देखेंगे वो होगा कि भाई एट्रोपिन, जिस पेशेंट को एट्रोपिन थेरेपी चल रही है, जैसे कि ओपीसी पॉइजनिंग के अंदर एट्रोपिन देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, आपका यूरिन आउटपुट नहीं आता है, ठीक है? इसके अलावा ब्लैडर मसल वीक हो गई हैं या फिर पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन हमको एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से देखने के लिए मिलता है, ठीक है? नर्स क्या करेगी? असिस्ट करेगी। उसके अलावा जो पोस्ट रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको मेजर करने का काम करेगी, या तो डायरेक्ट कैथेटर डाल करके आप पोस्ट जो वॉल्यूम बचा हुआ है ब्लैडर के अंदर उसको मेजर करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, जो ब्लैडर स्कैनर्स होते हैं उनका यूज करेंगे, ठीक है? ये लास्ट बड़ा टॉपिक है, इसके बाद में सब दो दो लाइन की चीज़ें हैं, दो दो लाइन के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा, एक बार इसके बारे में लिख लो, है ना? यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? इट इज
inability to completely or partially empty the bladder. It can be acute or chronic. और chronic. ठीक है, कॉजेज की अगर मैं बात करूं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, नर्व प्रॉब्लम्स हो गई, वीक ब्लेडर मसल्स हो गई, है ना, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव रिटेंशन. और आपका मेडिकेशंस. एग्जाम्पल लिख लो, एट्रोपिन. ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो गया आपका यूरिनरी रिटेंशन हो गया. अब रोल ऑफ नर्स की अगर मैं बात करूं कि भैया नर्स क्या करेगी, नर्सिंग केयर के अंदर असिस्ट फॉर ब्लेडर डिस्टेंशन, ठीक है. उसके अलावा क्रेड्स मैनवर करेगी, क्रेड्स मैनवर क्या होता है बेसिकली, जो जैसे मान लीजिए ये पेल्विस है, तो इसको इस तरीके से कंप्रेस किया जाता है जब आप वॉइड करते हैं मैनुअली अपने दोनों हाथों से, जिससे क्या हो कि यूरिन जो है वो पूरा बाहर चला जाए, है ना. क्रेड्स मैनवर के बारे में लिख ही लो, इट इज मैनुअल कंप्रेशन just over anterior surface of bladder. ठीक है, और क्या बताएगी, और बताएगी भैया आपको रेगुलर टॉयलेट ट्रेनिंग, प्रॉपर पोजीशनिंग, प्रॉपर पोजीशनिंग कैसी होती है, मेल के अंदर स्टैंडिंग और फीमेल के अंदर स्क्वाटिंग.
ठीक है, ये आपकी प्रॉपर पोजिशनिंग हो गई जिसमें आप यूरिन आउटपुट कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपका इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाना क्या हो गया? यूटीआई हो गया। यूरिनरी हेजिटेंसी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं एमएसएन में पढ़ाऊंगा, यूटीआई के बारे में डिटेल में ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी हेजिटेंसी। यूरिनरी हेजिटेंसी क्या होती है? अगर जैसे मान लीजिए आप एक पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या है, यूरिन जो एलिमिनेशन है उसको इनिशिएट नहीं कर पाते, मेच्योरेशन का ना। तो उसकी वजह क्या होती है? सोशल एंजाइटी हो गई, ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई, यूरिथ्रल इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हो मेन कॉज क्या, किस वजह से हो रहा है बेटा? मेन कॉज है आपका जो सोशल एंजाइटी है वो, है ना। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो डिले और डिफिकल्टी इन initiating voiding associated with डिसयूरिया। ठीक है, डिसयूरिया के साथ में होगा कि इसमें देखने के लिए मिलती है आपको बीपीएच में और एंजाइटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीमेचूरिया। हीमेचूरिया क्या होता है? ब्लड इन यूरिन। यूरिन के अंदर क्या होना? ब्लड प्रेजेंट होना आपका क्या है? हीमेचूरिया है। दो तरीके का हो सकता है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस कैसा होगा? सीन बाय नेकेड आईज। नीड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जबकि ग्रॉस हेमेचूरिया बेयर आइज से दिखेगा। ठीक है, अगला आता है हमारा नोक्चूरिया। नोक्चूरिया क्या होता है? दो या दो से ज्यादा बार अगर आप रात में उठ करके टॉयलेट करने जाते हो तो वो क्या है? नोक्चूरिया है ना। voiding two or more than two times in night, ये आपका हो गया नोक्चूरिया। एन्यूरेसिस क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारा एन्यूरेसिस।
एन्यूरेसिस होता है बेटा, एक एज होती है जिसके अंदर आपका ब्लडर कंट्रोल डेवलप हो जाना चाहिए ना। एक बच्चों के अंदर 4 से 4.5 साल के बच्चों में ब्लडर कंट्रोल डेवलप हो जाता है। अब वो ब्लडर कंट्रोल डेवलप होने की एज के बाद भी अगर बच्चा यूरिनेट कर दे रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्यूरेसिस कहते हैं ना, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन। इन चिल्ड्रन ठीक है, 4.5 से 5 साल बाद भी अगर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेसिडुअल यूरिन, है ना। वॉल्यूम, रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम क्या होती है कि आपने यूरिन आउटपुट कर दिया है ना, मेचुरेशन हुआ, उसके बाद में जो यूरिन का अमाउंट ब्लेडर के अंदर बचा वो क्या है, आपका रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम है। और ये कितना होना चाहिए, लेस देन 100 ml नॉर्मल होता है, ठीक है। अर्ज क्या होती है, नेक्स्ट आता है हमारा एल, अर्ज और अर्जेंसी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्ज और अर्जेंसी क्या होती है, अर्ज होती है जैसे पर्सन को लगता है कि भाई अब मुझे यूरिन जाने की जरूरत है ना, फीलिंग ऑफ नीड वॉइड, है ना। और अर्जेंसी के अंदर क्या होता है, सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड। पर्सन कैन कंट्रोल अर्ज बट पर्सन कैन नॉट कंट्रोल अर्जेंसी, ठीक है। इसके अंदर अमाउंट होगा 200 टू 25 ml और इसके अंदर होगा 500 टू 600 ml, ब्लेडर के अंदर यूरिन होगा, है ना। तो बेटा ये राम कहानी हुई आपकी यूरिनरी एलिमिनेशन की, उससे एसोसिएटेड जितनी भी जो छोटी मोटी कंडीशंस थी उसकी, है ना। थोड़ा सा स्लो रहा ये वीडियो, उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्विकली पढ़ाएंगे। अभी तबीयत थोड़ी सी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, इस वजह से ये इसी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो के अंदर हम लोग यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।